मान लीजिए दोस्तों मेरे पास AMD की दो R7 3700X है, तो दोनों CPUs सेम परफॉर्म करेगा, राइट? वेल, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम ब्रांड की सेम लाइनअप की दो CPUs अलग अलग परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली जब बात आती है ओवरक्लॉकिंग की। ऐसा सिर्फ प्रोसेसर्स के साथ ही नहीं, GPU, VRAM, RAM, NAND चिप्स, हर तरह के सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स की सेम स्टोरी है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। अगर मैं दोस्तों आपसे माइक्रो प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है। इसमें सबसे पहले इंजीनियर्स उस चिप की डिज़ाइन एंड सर्किटरी को तैयार करते हैं। उसके बाद उस डिज़ाइन को सिलिकॉन वेफर के ऊपर फोटोलिथोग्राफी टेक्निक से प्रिंट किया जाता है। उसके बाद डोपिंग एंड और भी बहुत सारे टेक्निक से पास होने के बाद उस वेफर पे मल्टीपल चिप्स बन के तैयार होता है। उसके बाद उस वेफर से एक एक इंडिविजुअल चिप को काट के अलग कर लिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वेफर पे मल्टीपल चिप्स बन सकते हैं और एक एक चिप के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली उन ट्रांजिस्टर्स का साइज कुछ नैनोमीटर में होगा। तो इतना छोटा स्ट्रक्चर होने की वजह से फैब्रिकेशन प्रोसेस में डिफेक्ट्स रहना बहुत ही कॉमन है। सिलिकॉन वेफर में सेंटर एंड उसके आजू बाजू की जो चिप्स होती हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही साथ उनका हीट प्रोडक्शन भी कम होता है। तो इसी वजह से आप गेस कर ही सकते हो उनका ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहता है। आप उनको हायर क्लॉक स्पीड तक लेके जा सकते हो। सिलिकॉन वेफर के ऊपर आप जितना साइड के चिप्स को देखोगे उनका परफॉर्मेंस उतना ही कम होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा फॉल्ट रहने की चांसेस भी रहती हैं। एक वेफर से हम 70 to 90% पोर्शन ही यूज़ कर सकते हैं और बाकी का बेकार हो जाती है। आप यकीन करो चाहे ना करो, CPU की क्लासिफिकेशन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोर i9 हो, i7 हो, i5 हो या फिर इवन बजट रेंज की i3 क्यों ना हो, वो सभी एक ही वेफर से बनता है। बेसिकली आफ्टर द कटिंग प्रोसेस चिप की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है। अगर i9 प्रोसेसर्स के लिए तैयार किया गया चिप में एक या फिर दो कोर्स फॉल्ट निकलता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में उन दो डिफेक्टिव कोर्स को डिसेबल कर दिया जाता है और उस चिप को i7 लेवल करके सेल किया जाता है। सिमिलरली अगर एक चिप में सिर्फ 4 कोर्स ही ठीक से काम कर रहे, बाकी के कोर्स डिफेक्टिव हैं या फिर फॉल्ट निकलते हैं, तो उस चिप को i3 लेवल किया जाता है और इस टेक्निक को बोला जाता है बिनिंग। बिनिंग दोस्तों दो तरफा ही काम करता है। मान लीजिए एक i9 CPU उसके स्टैंडर्ड से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस CPU को इंटेल K लेवल करके बेचेगा। आपने देखा होगा कि जो K लेवल्ड CPUs होती हैं वो नॉन K लेवल्ड CPUs के कंपैरिजन में हायर क्लॉक रेट अचीव कर सकता है और उनको आप इवन ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और कुछ केसेस में कुछ K लेवल्ड CPUs बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेता है और उसमें स्टेबल भी रहता है, और कुछ K लेवल्ड CPUs उतना हाई फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं है कि दो K लेवल्ड CPU सेम है, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस हो सकता है। एक K लेवल्ड CPU हद से बेहतर है और एक K लेवल्ड CPU उतना अच्छा नहीं है, तब समझ सकते हो। तो सिलिकॉन वेफर से चिप्स को अलग करने के बाद उनको मैन्युफैक्चरर टेस्ट करता है और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको बिंड आउट किया जाता है। जिनका परफॉर्मेंस कम होता है उनको बिंड आउट करके लोअर एंड प्रोडक्ट्स के लिए रख दिया जाता है। अब तो दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि एक वेफर पे, एक सिलिकॉन वेफर पे चिप की पोजीशन के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस वेरी कर जाता है। और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स होते हैं, पर ये एक वाइटल पॉइंट है। तो ये तो गया मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब एज ए एंड यूजर जब आप उस प्रोसेसर को खरीदने जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर मैक्सिमम कितना क्लॉक अचीव कर सकता है ओवरक्लॉकिंग के सिनेरियो में? आपको ये पता नहीं चलेगा। साथ ही साथ उसका बूस्ट क्लॉक मैक्सिमम कितना जा सकता है, कंपनी ने तक मेंशन किया है, पर उससे बियॉन्ड हो जा सकता है या फिर नहीं, ये तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। ये पूरी तरीके से आपके लक पे डिपेंडेंट है। तो इसी को बोला जाता है सिलिकॉन लॉटरी। अगर आपका लक अच्छा रहे तो आपको मार्केट की बेहतरीन प्रोसेसर मिल सकती हैं। सेम चीज़ GPU या फिर RAM के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि दो एक जैसा प्रोसेसर्स या फिर दो एक जैसा ग्राफिक्स कार्ड्स एक जैसे नहीं होते हैं।
उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप किसी का ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स को कॉपी मत कीजिए, चाहे वो प्रोसेसर के लिए हो चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए हो। आपको खुद से ही ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स को चूज करना होगा। आप उनसे एक आइडिया ले सकते हो, आप किसी की ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स को देख के एक आइडिया लगा सकते हो, पर उस सेम सेटिंग्स को अगर आप अपने सिस्टम में अप्लाई कर लोगे, अपने कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई कर लोगे, तो चांसेस ज़्यादा रहती है कि वो काम ना करे। ये बात दोस्तों सभी कंपोनेंट्स के लिए अप्लाई होती है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।